नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज से मैं कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और जैसे कि विज्ञान के पाठ्यक्रम में अध्याय 10 वो खुद भौतिक विज्ञान से ही संबंधित है और उस पाठ का नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। तो चलिए उसके पहले भाग प्रकाश के परावर्तन पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। और जब प्रकाश का जिक्र आता है तो बच्चों, प्रकाश वो ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश के गुणों में, जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम अध्याय का नाम भी है परावर्तन और अपवर्तन, तो परावर्तन के बारे में आपने पिछली कक्षा तक समतल दर्पणों से, समतल तलों से परावर्तन के बारे में जाना होगा। समतल दर्पण वही दर्पण है जो अमूमन हम सुबह को अपने बाल संवारने के लिए जिसमें चेहरा देखते हैं। या आप देखिए कि जब कभी पानी, शांत पानी है किसी बर्तन में, तो उसमें झांक के देखेंगे तो आपको आपका चेहरा दिखाई दे जाएगा। तालाब में जो किनारे पे पेड़ खड़े रहते हैं उनकी परछाई पानी में पेड़ दिखाई देते हैं। किसी शोकेस में शीशे के पीछे की चीज़ें तो दिखाई देती हैं, शीशे में आपका अपना चेहरा भी दिख जाता है। तो ये सब प्रकाश के परावर्तन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। लेकिन ये समतल दर्पण से, समतल सतहों से परावर्तन की घटनाएं हैं। लेकिन हम इस अध्याय में गोलीय तलों से अपवर्तन के बारे में जानकारी लेंगे। और गोलीय तलों में जब हम किसी तल पर पॉलिश कर देंगे तो वो गोलीय दर्पण बन जाएगा। और गोलीय दर्पण यहाँ पर हम जिनका अध्ययन करेंगे वो स्वयं दो प्रकार के होते हैं। तो वो गोलीय दर्पण होते किस तरह के हैं, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक ये बॉल है और इस बॉल को मैं अगर एक साइड से इस तरीके से काट दूं, इसका छोटा सा अंश, तो आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा भाग जो कि एक तरफ से दबा हुआ है और एक तरफ से उभरा हुआ है। तो अगर हम उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दें तो ये इधर की सतह परावर्तक का काम करेगी, तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। और अगर हम इस अवतल सतह पर, दबी हुई सतह पर पॉलिश कर दें तो उभरी हुई सतह इसकी परावर्तक तल का काम करेगी, तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से हमारे उत्तल और अवतल दर्पण दैनिक जीवन में भी हमारे इनके प्रयोग होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं टॉर्च होती है और इस टॉर्च में आप पीछे देखेंगे एक परावर्तक तल है चिकना सा, तो ये दबाव थोड़ा सा गोलीय शेप है। इसी तरीके से किसी वाहन में ड्राइवर के पास एक साइड मिरर लगा हुआ होता है, तो उसे आप छू के देखें तो वो प्लेन नज़र नहीं आएगा। ऐसी बहुत सी आपके रसोई में चम्मच या प्लेट जो गोलाई लिए हुए हैं, उनमें आप एक तरफ देखें और फिर दूसरी तरफ देखें तो आपको चेहरे की आकृति अलग अलग दिखाई देगी। तो उन गोलीय दर्पणों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, वहाँ भी परावर्तन की ही व्याख्या प्रयोग की जाती है। तो वो परावर्तन की प्रक्रिया जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी, एक बार उसको रिमाइंड करते हैं। परावर्तन की प्रक्रिया में प्रकाश किन किन नियमों का पालन करता है, एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई एक समतल दर्पण है जिसके नीचे का भाग पॉलिश्ड है, ऊपर परावर्तक तल है, और यहाँ मान लीजिए हवा माध्यम है। तो परावर्तन की घटना में किसी एक माध्यम में तिरछी आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तन होने के पश्चात वो किसी दूसरी दिशा में उसी माध्यम में लौट जाती है। और अगर इस आपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब दर्शाएं तो आपतित किरण उस अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और अब जो जाने वाली किरण है इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये परावर्तित किरण इस अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। और हमने पीछे पढ़ा है कि परावर्तन की प्रक्रिया में दो नियमों का पालन होता है, जिनमें से पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। कोई किरण जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर ही परावर्तित हो जाएगी। और दूसरा नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब जिस तल में होंगे, परावर्तित किरण उसी तल से होकर के गुजरेगी। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे दो नियमों का पालन होता है और इन्हीं दोनों नियमों का पालन हमारे गोलीय दर्पणों में भी होता है। और वहाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, उसके लिए पहले हमें गोलीय दर्पणों से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ उनसे जुड़ी हुई कुछ बिंदुओं के बारे में जानकारी लेनी होगी। आइए लेते हैं। इन गोलीय दर्पणों को किस तरह से दिखाएं। देखिए कि मान लीजिए कि हम एक वक्रतल इस तरह से दिखाएं कि उसके उभरे हुए तल पर हम पॉलिश कर दें, तो ये हमारे अवतल दर्पण को प्रदर्शित करता है। और अगर हम इसके
दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं, उभरे हुए तल को हम परावर्तक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा उत्तल दर्पण को प्रदर्शित करता है। और अभी हमने बॉल दिखाई थी आपको, जरा कल्पना कीजिए कि ये भी अपने आप में एक बॉल का ही हिस्सा है। तो उस गेंद के, उस गोले के केंद्र को हम इस तल का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। और इस तरीके से आप इसकी कल्पना करेंगे तो इसका वक्रता केंद्र कहीं दाईं ओर बैठेगा। इस वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, इस दर्पण के मध्य से गुजरने वाली एक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से उत्तल दर्पण के लिए भी एक ये रेखा इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये मुख्य अक्ष इस दर्पण के जिस बिंदु से होकर गुजरता है, ये काल्पनिक रेखा है, तो उसको हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो ये उत्तल दर्पण में यहाँ पर ये P हो गया। और हम देखते हैं कि किसी भी दर्पण की एक विशेषता होती है, हम खास तौर पे अवतल लें कि यदि हम इसको बहुत दूर किसी स्रोत की ओर करें, इसके अक्ष को जैसे कि हम सूर्य की दिशा में करें, तो सूर्य से आने वाली सभी किरणें उस समय मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रत्येक किरण इस मुख्य अक्ष के किसी एक विशेष बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे कि ये रेखा अगर मान लीजिए इस मुख्य अक्ष के इस बिंदु से गुजर रही है, यहाँ परावर्तन के नियम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक अभिलंब खड़ा करेंगे C से मिलाने वाली रेखा, तो आने वाली किरण जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण बनाते हुए जब ये आगे बढ़ेगी तो मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर जाएगी, तो अगली समानांतर किरण वो भी इसी बिंदु से होकर के गुजरेगी और इस तल पर जितने भी किरणें आके पड़ेंगी वो सब एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस, और इसको हम केवल फोकस भी कह देते हैं। इसको हम F से प्रदर्शित करेंगे। उत्तल दर्पण के केस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई भी किरण उस दूसरी ओर के C से नज़दीक P और C के बीच में किसी विशेष बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो उस बिंदु से आ रही हैं। कोई किरण आएगी इस तरह से और यहाँ पर एक अभिलंब खड़ा करेंगे आप C को मिलाने वाली रेखा को, तो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण दर्शाएंगे, तो आप देखेंगे कि किरण इस तरीके से परावर्तित होगी, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वो यहाँ से आ रही है। कोई दूसरी किरण अगर आएगी तो वो इसकी सीधे में इस तरह से चली जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं इस दर्पण का ये फोकस हो गया। तो फोकस की जो स्थिति होती है वक्रता केंद्र और पोल के बीच में होगी। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। देखिए P से C तक की दूरी को, तो यहाँ पर ये दूरी हमारी R कहलाएगी। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि P से F तक की दूरी F फोकस दूरी होती है। यहाँ पर F हमारा फोकस दूरी वो ये हो गई, स्मॉल f। और यहाँ ये विशेष बात है कि अगर इस दर्पण का गेट से मतलब है कि वो भाग जिस पर प्रकाश आपतित हो रहा है, तो आप देख रहे हैं वो इस कोने से इस कोने तक है, तो ये इसका द्वारक कहलाएगा। तो ये द्वारक यदि छोटा लिया जाए और सभी किरणें मुख्य अक्ष के नज़दीक आकर के पड़ें, उन किरणों को हम उपाक्षीय किरणें कहते हैं। तो उपाक्षीय किरणों के लिए, छोटे गेट के लिए हम देखते हैं कि वो जो बिंदु है जिसको हम फोकस कह रहे हैं वो ठीक C और P के बीचों बीच पड़ता है। यानी कि उस स्थिति में CP के आधे के बराबर होती है ये FP का मान, या हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। और यही बात उत्तल दर्पण के लिए लागू होती है। तो एक विशेष संबंध हमारे लिए निकल के आया कि छोटे गेट वाले दर्पणों के लिए किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे मान लीजिए किसी दर्पण को 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले से काट कर बनाया गया है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 50/2 यानी कि 25 सेंटीमीटर। सीधा सा हिसाब हो गया। और इसी तरीके से ये रूल उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होगा। तो आप देख रहे हैं कि गोलीय दर्पणों पर भी प्रत्येक आपतित किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। अच्छा, किसी वस्तु के का प्रतिबिंब देखने के लिए हम उस वस्तु को ध्यान रखिए कि हमेशा बाईं ओर रखेंगे, यानी कि दर्पणों का जो परावर्तक तल है, जो चिकना तल है, उसको हम बाईं ओर फेस करते हुए रखेंगे। और जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखेंगे तो दर्पण से बहुत सारी किरणें वस्तु से बहुत सारी किरणें दर्पण पर आपतित होंगी। तो फिर हर किरण के लिए क्या हमें वहाँ पर आपतन कोण नाप करके परावर्तन कोण दर्शाना होगा? तो उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम आपको 4
विशेष किरणें बताने जा रहे हैं, उन किरणों को आप आजमाइए और सीधा आप बड़े आसानी से किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वो 4 किरणें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए लेते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं एक अवतल दर्पण है, और मान लीजिए कि ये इसका मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष के सापेक्ष ये इसका ध्रुव है। ये मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है, और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में ये इसका मुख्य फोकस है। तो उन 4 किरणों में से सबसे पहली किरण नंबर 1, कि कोई भी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण वो हमेशा फोकस से होकर जाती है। इसका मतलब है कि आप मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण डालेंगे तो सीधा बिना कोण नापे आप फोकस से भेज सकते हैं। नंबर 2, दूसरी किरण, कि वो किरण जो फोकस से आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ भी आपको कोई कोण मापने की आवश्यकता नहीं है, सीधा फोकस से अगर आप डाल रहे हैं तो सीधे उसको मुख्य अक्ष के समांतर कर दीजिए। नंबर 3, तीसरी किरण, वो किरण जो वक्रता केंद्र से आ रही हो वो दर्पण से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, यानी कि यहाँ कोई किसी और दिशा में नहीं जाएगी, सीधी उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। और चौथी किरण में हमें एक कोण मापना होगा। चौथी कंडीशन में वो ये है कि वो किरण जो ध्रुव पर आपतित हो रही हो, तो सीधा आप मुख्य अक्ष से कोण मापिए और दूसरी दिशा में उतना कोण बनाते हुए आप उसको भेज दीजिएगा। यहाँ थोड़ा हमें कोण मापने की आवश्यकता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, और किसी भी बिंदु को ज्ञात करने के लिए तो 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो कोई सी भी हम आवश्यकता अनुसार 2 किरणों का प्रयोग करते हुए किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। और इसी तरीके से अगर हम उत्तल दर्पण के लिए देखें, तो ये मान लीजिए हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका मान लीजिए मुख्य अक्ष है, तो इसका वक्रता केंद्र कहीं इधर बैठेगा, और ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका ध्रुव। तो पहली कंडीशन में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण वहाँ फोकस से जा रही थी, तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि उसको उसी माध्यम में लौटना है। दूसरी कंडीशन में वो किरण जो इस फोकस की सीध में आ रही होगी, ऐसा लग रहा है जैसे कि फोकस की तरफ जा रही है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर उसी माध्यम में लौट जाएगी। तीसरी किरण जो वक्रता केंद्र की सीध में आ रही होगी, मान लीजिए ये कोई किरण ऐसी है जो लग रहा है जैसे कि वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। और चौथी किरण जो ध्रुव पर आपतित होगी, वहाँ आपको कोण नापना होगा, मुख्य अक्ष से उतना कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में आप उस किरण को भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से 4 किरणों में से कोई सी 2 हमारी सुविधानुसार किरणें हम चूज कर लेंगे, और परावर्तन के पश्चात देखेंगे कि वो कहाँ मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब देखिए, यहाँ मैंने जो शब्द बोला है वहाँ 3 संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर 1, परावर्तन के पश्चात किरणों की। नंबर 1, कि या तो परावर्तन के बाद उन दोनों किरणों की स्थिति इस रूप में हो, या नंबर 2 वो कुछ इस रूप में हो, या नंबर 3 वो कुछ इस रूप में हो। यानी कि या तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि सिकुड़ती जा रही हैं, तो निश्चित रूप से वे आगे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगी। तो ऐसे प्रतिबिंब को, ऐसे बिंदु के प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिली हैं। लेकिन ये किरणें आगे हमेशा फैलती जाएंगी, ये अपसारित हो रही हैं। तो ऐसी किरणें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि कहीं पीछे मिल चुकी, तो इनको हम पीछे की ओर बढ़ा करके कल्पना करेंगे, तो ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये किरणें लगातार समानांतर चल रही हैं, तो हम ये मानेंगे कि कहीं बहुत दूर जाकर के ये आपस में मिलेंगी, यानी कि हम कहेंगे अनंत पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये भी वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाएगा, ये भी वास्तविक की, जबकि ये आभासी प्रतिबिंब की स्थिति को दर्शाएगा। तो इन तीनों में से जो भी हमारी किरणें हमें प्राप्त हो रही होंगी, उस आधार पर हम उस प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात कर लेंगे। तो आइए किसी दर्पण के सामने अलग अलग पोजीशन पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, चलिए किरणारेख के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ दर्शाई हैं, और एक स्थिति उत्तल दर्पण की दर्शाई है। एक स्थिति क्यों दर्शाई है उसको बाद में हम स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 6 स्थानों पर रखी जा सकती है। सबसे पहले मान लीजिए कि वस्तु को अनंत पर रखा गया है, यानी कि हम उस वस्तु का प्रतिबिंब ढूंढ रहे हैं जो अनंत पर है, और अनंत से आने वाली सभी किरणें समानांतर होती हैं। तो अगर इसका मुख्य अक्ष उस वस्तु के अनुदिश है,
तो सभी किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। तो हम कोई सी दो किरणें ले रहे हैं, आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है, तो ये इस फोकस से जाएगी, ये इस फोकस से जाएगी, दोनों यहाँ मिली, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बनेगा बिंदु के रूप में बना और फोकस पर बना और वास्तव में मिली है इसलिए वास्तविक बना। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु के रूप में वास्तविक और वस्तु की ओर प्राप्त होता है। अगर ये वस्तु थोड़ा सा ऊंची होती, यानी कि इसका जो शीर्ष है वो थोड़ा सा इस मुख्य अक्ष से ऊपर होता, तो वहाँ से चलने वाली समानांतर किरणें अब की बार तिरछी आती, तो वो सब के सब फिर दोबारा से जब यहाँ परावर्तित होती तो मिलती तो इस फोकस के तल में ही, लेकिन अब की बार फोकस पर ना मिल करके थोड़ा सा उससे अलग हटके मिलती, यानी कि इस तरीके से ये इसी फोकस से जाने वाले तल में किसी दूसरे बिंदु पे मिलती, तो अब की बार हमको प्रतिबिंब बिंदु के रूप में ना मिल करके कुछ आकार लिए हुए होता, लेकिन बनता फोकस पर ही और वास्तविक बनता। अगर इस वस्तु को थोड़ा सा आगे खिसका लिया जाए और आगे खिसकाते खिसकाते हम वक्रता केंद्र से आगे रखें, यानी कि प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो आप देखिए फिर हम उन चार में से कोई सी दो किरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शीर्ष का पता लगा लें, मान लीजिए वस्तु है ए बी, तो ए तो आधार मुख्य अक्ष पर है इसलिए प्रतिबिंब का आधार भी अक्ष पे बनेगा, तो केवल बी का पता लगाने के लिए एक किरण मैं भेज रहा हूँ मुख्य अक्ष के समानांतर, तो नियम के अनुसार ये फोकस से चली जाएगी। एक दूसरी किरण मैं फोकस से भेज रहा हूँ, तो नियम के अनुसार ये समानांतर हो जाएगी। जब ये समानांतर होकर आगे बढ़ेगी तो ये इस किरण से जहाँ टकराएगी वो स्थिति सी और एफ के बीच की होगी। इसका मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, और आप देख रहे हैं कि वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बन रहा है, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में बन रही हैं। अगर अगली स्थिति में अगर इसको थोड़ा सा और खिसका करके सी पर ही रख दें, यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रख दिया गया है, तो फिर उस शीर्ष का पता लगाने के लिए आप बी से चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजिए, तो वो फोकस से चली जाएगी, और फोकस से आने वाली जब किरण आप देख रहे हैं थोड़ा सा ध्रुव से अब और दूर टकराएगी, तो ये जब मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी तो अब की बार ये उस बिंदु पर वहाँ मिलेगी जो सी की सीध में ही होगा। इसका मतलब सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, और आप अगर इसको एक्यूरेट बना के देखेंगे तो वस्तु के बराबर ही बनता है और वास्तविक बनता है। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है और सी पर आकर के ठीक वस्तु के बराबर ही हो गया। चलिए और थोड़ा सा आगे खिसकाएं। अब की बार हम वस्तु को चौथी स्थिति में सी और एफ के बीच अगर रखेंगे तो फिर से उसके शीर्ष से चलने वाली दो किरणों में से एक किरण हम मुख्य अक्ष के समानांतर भेजें तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आने वाली किरण अब ध्रुव से थोड़ा और दूर टकराएगी, तो जब ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी तो आप देखेंगे अब की बार ये सी से थोड़ा सा आगे जाके मिलेगी, यानी कि अब की बार प्रतिबिंब हमारा जो है वो सी और अनंत के बीच में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये स्थिति ठीक दूसरी वाली स्थिति का उलट है, यानी कि जब अनंत और सी के बीच रखी थी तो सी और एफ के बीच बना था, अब सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बन गया है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है, क्योंकि किरणें दोनों वास्तव में मिल रही हैं। थोड़ा सा और आगे खिसका करके हम उस वस्तु को अगर फोकस पे ले आएँ तो आप देखेंगे अब की बार कि यहाँ से चलने वाली मुख्य अक्ष के समानांतर किरण वो उसके फोकस से जाएगी, लेकिन दूसरी किरण अब की बार फोकस से हम भेज नहीं सकते क्योंकि वस्तु फोकस पे रखी है। तो एक तीसरा ऑप्शन लेते हैं, और वो ऑप्शन हम ले सकते हैं सी वाला, कि सी की ओर चलने वाली किरण यानी कि सी की सीध में जो दर्पण से टकराएगी वो किरण सी की दिशा में ही वापस लौट जाएगी। ये हमने तीसरा ऑप्शन लिया है, और जब ये किरण आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि ये दोनों किरणें समानांतर होती जाएंगी, और समानांतर स्थिति में हम कहेंगे कि ये किरणें अनंत पर जाकर के मिलेंगी। तो आप देख रहे हैं कि एफ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और बड़ा बनेगा, और देखिए ये स्थिति पहले वाले की उलट है। इससे अगली स्थिति जब हम वस्तु को एफ और पी के बीच खिसका देंगे तो अब की बार उसके शीर्ष बी से चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर किरण उसी तरह से उसके फोकस से जाएगी, लेकिन अब की बार जो हमने तीसरा ऑप्शन लिया था सी की सीध में आने वाली तल पर टकराने वाली किरण
वो जब वापस लौटेगी तो आप देखेंगे अब की बार ये दोनों एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा और निश्चित है कि आगे मिलने की बजाय इनको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये यहाँ से आ रही हैं, तो बी का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर प्राप्त होगा दर्पण के दूसरी ओर और आधार उसका मुख्य अक्ष पर है। तो आप देख रहे हैं अब की बार वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन गया, यानी कि छठी स्थिति में जब वस्तु फोकस और पोल ध्रुव के बीच में होती है तो अब की बार प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है और सीधा बनता है और आप देख रहे हैं वस्तु से बड़ा बन रहा है। और चूंकि किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं इसलिए हम इस चित्र को, इस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ये हमने अवतल दर्पणों के लिए देखा। चलिए उत्तल दर्पण के लिए देखें। मान लीजिए कि वस्तु बहुत दूर है और मान लीजिए कि ये हमारी वस्तु की स्थिति है, यहाँ तो कहीं पर भी रख सकते हैं हम, तो 6 स्थिति क्या है, यहाँ तो बहुत सारी सभी स्थितियाँ अपना एक ही प्रकार की हैं। तो बहुत दूर कहीं पर भी अगर रखी है तो उसके शीर्ष से चलने वाली कोई किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, आप देखेंगे उसके फोकस की सीध में उसी माध्यम में लौटेगी और दूसरा फोकस की सीध में आने वाली किरण वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। तो आप देख रहे हैं अब की बार ये परावर्तन के बाद दोनों किरणें फैलती जा रही हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं नहीं मिलेंगी। तो इनको अगर पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कहीं यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि बी बिंदु का प्रतिबिंब बी डैश के रूप में यहाँ मिलेगा और आधार इसी मुख्य अक्ष पर होगा। तो एक तरीके से हमको यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के रूप में दर्पण के दूसरी ओर प्राप्त होगा। अच्छा, ये वस्तु अगर यहाँ की बजाय आप नज़दीक ले आएँ तो उस स्थिति में भी आप देखेंगे कि दोनों किरणें अपवर्त परावर्तन के पश्चात फैलेंगी और पीछे बढ़ाने पर दर्पण की दूसरी ओर ही प्राप्त होंगी और उस स्थिति में भी दर्पण का जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा ही प्राप्त होगा। और यही कारण था कि मैंने शुरू में अब उत्तल दर्पण के लिए केवल एक ही स्थिति दर्शाई थी। इसका मतलब उत्तल दर्पण के सामने तो वस्तु कहीं भी रखी हो उसका प्रतिबिंब सदैव दर्पण के दूसरी ओर वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्राप्त होगा। और आप देख रहे हैं अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब भी सीधा है, उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब सीधा है और दोनों आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दूसरी ओर बन रहे हैं, जबकि हर वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की ओर प्राप्त होता है। तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया है। अब आप देखिए यहाँ पर आप देखिए कि मान लीजिए कोई एक प्रकाश की किरण किनारे पर आकर आपतित होती है तो यहाँ परावर्तन के पश्चात वो फोकस की सीध में इस तरह से चली जाएगी और इसी तरीके से यहाँ से आने वाली किरण इस फोकस की सीध में इस तरह से चली जाएगी। या हम उल्टा कहें कि यहाँ आने वाली किरण इस तरह से और यहाँ आने वाली किरण इस तरीके से परावर्तित होंगी। तो कोई दर्शक अगर यहाँ बैठा हुआ है तो इतने दायरे में, इस दर्पण के लिए इतने बड़े दायरे के बीच में कहीं पर भी कोई वस्तु अगर स्थित है तो स्पष्ट है कि उससे आने वाली किरणें उस दर्शक की आंखों में प्रवेश कर जाएंगी या उस दर्शक को उन किरणों के प्रति भी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस दर्पण की विशेषता है कि ये बड़े दायरे की वस्तुओं का प्रतिबिंब दिखाने में संभव होता है और यही कारण है कि ड्राइवर के पास जो साइड मिरर होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। जबकि इस दर्पण के केस में देखिए, अगर फोकस पर यहाँ कोई वस्तु रखी है तो यहाँ से चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, दूसरी किरण वो मुख्य अक्ष के समानांतर, जितनी भी किरणें होंगी वो सब समानांतर हो जाएंगी। इसका मतलब यहाँ पर अगर एक बल्ब रख दिया जाए तो बल्ब से चलने वाला प्रकाश परावर्तित होकर के सीधा हो जाएगा और ये प्रक्रिया हम इस्तेमाल करते हैं टॉर्च में। टॉर्च में जो पीछे दर्पण होता है वो हमारा अवतल दर्पण होता है। तो इस तरीके से हम दर्पणों का अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हमने दर्पणों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना देखा। अब यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि किसी वस्तु की स्थिति के सापेक्ष दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और उसके आकार की गणना कैसे की जाए। तो उसके लिए हम कुछ संबंध इस्तेमाल करते हैं। तो वो संबंध या सूत्र दर्पण के संबंध में क्या है, चलिए अगले चरण में उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आप चित्र में एक अवतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना देख रहे हैं। यहाँ पर जो दर्पण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए उसकी फोकस दूरी f है और किसी भी दर्पण के लिए जब भी दूरी नापी जाएंगी तो वो हमेशा ध्रुव से नापी जाएंगी। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को यदि हम u से प्रदर्शित करें और दर्पण से फोकस तक की दूरी को, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम v से प्रदर्शित करें, फोकस तक की दूरी तो हमारी फोकस दूरी है ही, तो इन तीनों रिजल्ट में एक संबंध होता है जिसको हम दर्पण सूत्र कहते हैं
और वो सूत्र ये है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। आप देखिए बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है, ये केवल अवतल दर्पण के लिए नहीं है, यही संबंध आपका उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होता है। और जब हम इस संबंध को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ हम एक परिपाटी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। और वो चिन्ह परिपाटी हमारी कार्तीय जो तल होता है उसी के आधार पर हम लेते हैं कि P को हम मूल बिंदु मान लें, तो यहाँ पर एक तरीके से ये दो लंबवत अक्ष के रूप में, इसको अगर x अक्ष कहें और इसको हम y अक्ष कहें, तो स्पष्ट है कि मूल बिंदु के सापेक्ष जितनी भी दूरी आपकी इस दिशा में नापी जाएंगी वो सब प्लस में होंगी, तो इस दिशा की सभी दूरियां माइनस में होंगी। इसी तरीके से ऊपर की दूरी प्लस में और नीचे की दूरी माइनस में, और वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम जो भी तीनों u v f के मान भरेंगे वो हम चिन्ह सहित भरेंगे, और इस प्रकार से भरेंगे कि सबसे पहले फोकस दूरी के लिए उत्तल दर्पण के लिए हमेशा f का मान आप प्लस में इस्तेमाल करिए, और अवतल दर्पण के लिए f का मान माइनस में इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके से हम u और v की जो मान चिन्ह सहित भरेंगे वो उस चित्र के अनुसार देखेंगे कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी, इसलिए u तो आप माइनस में भरेंगे। और बनने वाला प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर ही बनता है, इसलिए v माइनस में हो जाएगा। लेकिन अगर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है तो वो दूसरी ओर बनेगा, तो v का मान प्लस में ले लिया जाएगा। यानी कि इस सूत्र के इस्तेमाल में हम चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करते हुए चिन्ह सहित आंकड़े भरेंगे। तो ये सूत्र हमारा कहलाता है दर्पण सूत्र। इसमें कोई सी भी दो राशि ज्ञात होने पर तीसरी ही राशि हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा संबंध आता है वो होता है आवर्धन सूत्र, आवर्धन क्षमता भी कह देते हैं उसको हम। और ये होती है m बराबर, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है बनने वाला जो प्रतिबिंब है तो इस प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को उस दर्पण की आवर्धन क्षमता कहते हैं। यहाँ यदि इस वस्तु की ऊंचाई को मैं h कहूँ और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश, तो एक तरीके से ये h डैश अपॉन h है। और गणना करने पर हमें ज्ञात होता है कि m का मान h डैश अपॉन h के बराबर तो है, वो v और u से भी संबंध रखता है, और वो संबंध है माइनस में v अपॉन u। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र है, इसमें भी हम चिन्ह सहित मान भरेंगे। तो इस तरीके से इन सूत्रों का, दोनों सूत्रों का आप प्रयोग करते हुए अपनी पुस्तक में पीछे आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को हल कीजिएगा। और ध्यान रहे कि जो भी आंकड़े भरें आप चिन्ह सहित भरें, तो उस आधार पर हल कीजिए। तो इस बार हमने प्रकाश के परावर्तन गुण के बारे में चर्चा की है। चलिए अगली बार फिर मुलाकात होगी और प्रकाश के दूसरे गुण, प्रकाश के अपवर्तन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।